So yeah, hello everyone. There is a very famous quote that the show must go on. The show must go on. ठीक है, और इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि कोई भी बाधाएं आए, किसी तरह भी जो हमारा शो है वो चलता रहना चाहिए। सेम अप्लाइज हेयर। ठीक है, हम लोगों ने प्लान करा था कि लाइव मॉक हम करेंगे। ठीक है, तो आज की तो बिल्कुल वो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस मॉक को, जो मॉक 4 है हमारा, इस मॉक को कम्प्लीटली हम लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे। ठीक है, नो वरीज अबाउट दैट। आप लोग बिल्कुल ऐसा सोचना कि आप लोग लाइव मॉक ही दे रहे हो। ठीक है, मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगी वैसे आपको मन में आंसर करना है। ऑप्शन चारों आपके सामने होंगे। ठीक है, एंड इन दिस वे हम लोग कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस को देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, दोनों के ही अपने अपने क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग देखते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ ब्रह्मन पर चर्चा करती हैं। यह ब्लैंक्स की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देर इज वन टीचर क्रिस्टीना। वो क्या करती है, अपनी क्लास के बच्चों को, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको घुमाने के लिए लेकर जाती है। ठीक है, भ्रमण पर लेके जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद वो क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स के बीच में एक डिस्कशन करवाती हैं और पूछती हैं कि तुम सब ने वहाँ से क्या सीखा। सिंपली उस पर क्या करवाती हैं, वो चर्चा करवाती हैं। ठीक है, तो बताओ ये जो चीज़ है वो क्या है। ठीक है, क्या ये हमारा सीखने का आकलन है, क्या सीखने के लिए आकलन है, आकलन के लिए सीखना है, आकलन का सीखना है। बताओ इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा हमारा। तो यस, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, आकलन के बारे में बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं। आकलन के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। ठीक है, आकलन के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट कहते हैं हम इंग्लिश में। असेसमेंट अब दो टाइप से हमने देखे थे। ठीक है, एक था हमारा रचनात्मक, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक क्या देखा था हमने, समेटिव असेसमेंट देखा था। ठीक है, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या होता है हमारा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं, जब लर्निंग हम करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसी के दौरान हम आकलन करते हैं। जबकि समेटिव, ये जो योगात्मक आकलन है, वो हम कब करते हैं, जब सिखा दी जाए बच्चों को चीज़ें और बिल्कुल लास्ट में जब हम उनका आकलन करें, तो वो क्या होता है, हमारा योगात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने एक छोटे छोटे टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हमने क्या देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, उससे पहले यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों को भ्रमण पहले कराया गया, उसके बाद जब वो लोग वापस आ गए हैं तब उनसे पूछा जा रहा है कि हाँ चर्चा करो इस चीज़ पर। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरह से हमारा समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट है ना, योगात्मक है। जब सिखाने की क्रिया कंप्लीट हो गई है तब बच्चों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट या फिर योगात्मक असेसमेंट हो जाएगा। अब कुछ एक एक लाइन नहीं हमने देखी थी। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है हमारा, ये क्या होता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्योंकि सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ही होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आकलन के लिए, सीखने के लिए आकलन हम कहते हैं इसे। ठीक है, और योगात्मक हमारा क्या हो जाता है, सीखने का आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ये क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो बच्चों को सिखा दी गई है चीज़ें उसे बाद में बताना। ठीक है, तो सिंपली हमारा आंसर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ क्या होने वाला है, सीखने का आकलन होगा। ये विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये हमने इवेल्युएशन जो चैप्टर है, मूल्यांकन चैप्टर, अच्छे से उसमें हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32 क्वेश्चन हमारा क्या है, छोटे छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, वन सेकेंड, यस, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा छोटे शिक्षार्थियों मतलब छोटे बच्चों में पठन कठिनाई का लक्षण कौन सा नहीं है, बताइए। वर्ण और शब्द की पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो किसी तरह की हमारी क्या है, या
ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो किसी तरह की हमारी क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला हमने क्या देखा कि वर्ण और शब्द पहचानने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, शब्द और विचारों को समझने में उन्हें दिक्कत होती है, शब्द समझने में कठिनाई होती है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई होती है। अब एक जैसी जो वर्तनी है, एक जैसी जो स्पेलिंग्स होती हैं, उनको पढ़ने में भी क्या होती है, छोटे बच्चों को कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये जो पठन गति और प्रवाह की कठिनाई है, वो कठिनाई बेसिकली नहीं होती हमारी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल विकास है। बाल विकास क्या है, अब बताइए बाल विकास क्या है। बाल विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, किसी खास समय में चलने वाली प्रक्रिया, समय एवं परिस्थिति के अधीन रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सो सॉरी, या डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है कि डेवलपमेंट वैसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती ही रहती है। ठीक है, जबकि ग्रोथ के बारे में हमने क्या देखा था कि जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, एक समय के बाद ये क्या होती है, रुक जाती है, ये क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि और विकास में हमने अंतर पढ़ा था कि वृद्धि क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक है, आपका वेट एक टाइम पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो जो क्या बोल सकते हो, और भी आप लोग देख सकते हो नॉर्मल जो हमारे फिजिकल ग्रोथ ही इसमें आ जाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि आपका जो हाथ है अब वो लंबा नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एक साइज तक जा करके वो क्या हो गया है, रुक गया है। तो ये हो गया ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो आप लोग, किसका मत है सभी का किसका मत है सभी विकास एक ही दिशा में होता है। सभी विकास एक ही दिशा में होता है, किसका मत है, ये गार्डनर का है, बीएफ स्किनर का है, जीन पियाजे का है। ठीक है, अब इस कथन का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। जो डेवलपमेंट है हमारा, क्या एक ही दिशा में होता है, सबसे पहले ये डिसाइड करिए। एक ही दिशा में, बिल्कुल एक ही दिशा में होता है, मतलब एक ही सीक्वेंस होता है उसका। ठीक है, एक ही सीक्वेंस होता है। जैसे कि हमने शायद ये चीज़ डिस्कस भी करी है कि सबसे पहले क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखोगे, पहले चाइल्डहुड आएगा। ठीक है, उसके बाद ही हमारा क्या आना है, एडोलसेंस आने वाला है। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद ही क्या होगा, हमारा किशोरावस्था आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो सभी विकास एक ही दिशा में होता है, बिल्कुल सही बात है। बस एक बात ध्यान रखना है, जो रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है, दर जो है, विकास की जो दर है वो क्या होती है, अलग होती है। किसी बच्चों की क्या होती है, जल्दी वो एज क्या बोल सकते हैं, जो रेट है। ठीक है, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी, किसी की कम अच्छी, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मत है वो किसका है, जीन पियाजे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विचलित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जा रही है। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी या फिर फ्रीडम की चाह सबसे ज्यादा बच्चों को कब होती है, किस एज में होती है। ठीक है, वयस्क एज में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या पूर्व बाल्यावस्था में। यस, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशोर अवस्था में। ठीक है, इस टाइम बच्चों को फ्रीडम के लिए वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36, बाल्यावस्था का काल है। बाल्यावस्था का क्या काल है, चाइल्डहुड का क्या काल है, यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड का काल क्या है हमारा, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। यस, आप लोग सोचो। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर, चाइल्डहुड 5 से 12 सालों तक। ठीक है, ये जो अवस्थाएं वाली एक पीडीएफ है मेरे पास अवेलेबल, वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम नहीं मिला तो वही है कि पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं अब जल्दी से। वेयर इज द कर्सर, यहाँ क्या कर रहा है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसे देखो आप लोग, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी से आप लोग क्या समझते हैं, पर्सनालिटी क्या हो सकती है, इनसाइड भी हम आंतरिक भी देख सकते हैं, और जो क्या हो सकती है, अपीयरेंस वाली भी हो सकती है, जो औरों के लिए हो। ठीक है,
समझ आया? तो पर्सनालिटी बेसिकली क्या है, हमारी जो भी आदतें हैं, ठीक है, मतलब सबको का एक सम, ठीक है, हमारे बिहेवियर, हमारी आदतों, ठीक है, सब कुछ का जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है, इन सभी को मिला करके हमारा क्या बनता है, बेसिकली हमारा ये बनता है, पर्सनालिटी बनती है, ठीक है, व्यक्तित्व बनता है। अभी इसमें बताओ कि क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं इसमें से, सामाजिक वातावरण, उपरोक्त सभी, ठीक है, अनुवांशिक, अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक का मतलब क्या हुआ, हेरिडिटी, ठीक है, कि क्या हेरिडिटी प्रभावित करता है, हाँ बिल्कुल, हेरिडिटी क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर हमारे फादर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो क्या होगा, उनके गुण हमारे में ट्रांसफर होंगे, और ये हेरिडिटी बेस्ड भी होता है। भौतिक वातावरण, ठीक है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग रहेंगे उस तरह से हम लोग देख सकते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पे, और सामाजिक एनवायरनमेंट की भी बात हो रही है, क्योंकि सामाजिक जो भी वैल्यूज होते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ठीक है, वो भी हमें क्या करता है, सेव करता है, हमारी पर्सनालिटी को सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे का चिल्लाना, रोना, उसके किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है, ठीक है, किस प्रकार के विकास का प्रारंभिक चरण है। आप बताओ, अब चिल्लाना जो साउटिंग है, रोना विपिंग है, ठीक है, ये दोनों क्या है, मुख्यतः हमारी ध्वनि से संबंधित है, ठीक है, ध्वनि से संबंधित है। और ध्वनि वर्ण जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो किसमें हम लोग देखते हैं, क्या सामाजिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है ये, नैतिक विकास बच्चे का हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, कि भाषिक विकास हो रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे एकदम स्पेसिफाई करके दिया हुआ है भाषिक विकास का, ठीक है। तो रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है, एक तरह का बोलने की शुरुआत है, ठीक है, बोलने की क्या है, शुरुआत है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 39 देखिए, ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है, ब्रेल लिपि की जो पुस्तक है वो किसे प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आंसर बताइए किसे प्रदान की जाएगी, यस, ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि विकलांग बच्चे को, ठीक है, जो बच्चे देख नहीं सकते उन्हें ब्रेल लिपि प्रोवाइड की जाती है। ब्रेल सिस्टम क्या होता है कि जो भी बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उन्हें डॉट 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 जैसे उभरे हुए ये पन्ने होते हैं, उसे वो टच करके फील करते हैं, एंड इन दैट वे वो लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ब्रेल लिपि याद रखना है, ठीक है। अध्यापकों को प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि, ठीक है, अध्यापकों को प्रशिक्षित, ट्रेंड टीचर, ठीक है, टीचर्स को ट्रेंड क्यों होना चाहिए, बताओ आप लोग, ठीक है, शिक्षण विधियों से अवगत हो, ठीक है, ताकि देखो, अगर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो लोग में क्या क्या गुण आ जाएंगे, बताइए। शिक्षण विधियों से अवगत हो, ठीक है, बिल्कुल शिक्षण विधियों से आप अवगत हो रहे हैं ना, ठीक है। अभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाई ही कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों ने बहुत सारी टीचिंग मेथड्स को पढ़ा, ठीक है। अभी तो बीएड करना आपका बचा हुआ ही है, ये तो सिंपली क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, फिर भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। बाल मनोवैज्ञानिक से विज्ञान से आप अवगत होते हैं, बिल्कुल। समस्या समाधान में दक्ष होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है उसमें क्या होते हैं आप लोग, बिल्कुल प्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 हमारा, 41 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र का शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक सामाजिक प्रगति किस पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्र का शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक, ठीक है, किस पर आधारित है, क्या शिक्षक पर आधारित है, प्रशासक पर आधारित है, राष्ट्रपति पर आधारित है, नेता पर आधारित है, ठीक है। तो जब हमें शैक्षिक यहाँ पे दिख गया, जहाँ पर भी शैक्षिक दिख गया, साथ ही धार्मिक दिख गया, सामाजिक दिख गया, ठीक है, क्योंकि एक टीचर के ही कंधों पर क्या होता है, भविष्य होती है बच्चों की, ठीक है। फ्यूचर किसके हाथ में होता है, हम बोलते हैं ना कि टीचर्स के हाथ में स्टूडेंट्स का फ्यूचर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय में बच्चों को रोकने के लिए आवश्यक है, बच्चों को विद्यालय में रोकने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, साफ सुथरा कपड़ा आवश्यक है, खाने का प्रबंध आवश्यक है, शैक्षणिक भ्रमण आवश्यक है, अपनत्व का वातावरण आवश्यक है। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पॉजिटिव हमारा आंसर और सबसे सटीक आंसर, हमारा सही आंसर क्या है, अपनत्व का वातावरण, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्याम पट्ट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, श्याम पट्ट कार्य में छात्रों की, ठीक है, स्टूडेंट्स की क्या सहभागिता होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, क्या बहुत कम होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर
जो हम लोग पेडागोजी में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चों को करके सीखने पर बल दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग के लिए बोला जाता है, और बेसिकली उसी आधार पर ये बोला जाता है कि श्यामपट्ट कार्य में बच्चों को क्या होना चाहिए, मतलब कि सहभागिता उनकी अधिकतम होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन उनसे पूछा जाए, ब्लैक बोर्ड पर आकर के उनको बोला जाए कि उस चीज़ को क्या करो, फील करो, या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ उनको ब्लैक बोर्ड पर जा करके करने को बोला जाए। तो यहाँ पे सहभागिता कैसी होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। चलो फिर 44th क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है, एक प्रभावी शिक्षक है वो क्या सुनिश्चित करता है, अपने अपने छात्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना को, अपनी पूर्व स्वच्छंदता क्या है जो भी, ठीक है, को बिना किसी सरोकार के, ठीक है, स्वच्छंदता का मतलब क्या हुआ कि अपनी इच्छा से सारी चीजें करना, ठीक है। पारस्परिक सहयोग का मतलब क्या हुआ, बच्चों के बीच में क्या हो, सहयोग हो, सहयोग की भावना हो, अपने छात्रों में प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन हो, स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन को सुनिश्चित करे, ठीक है, अपने छात्रों में प्रतिस्पर्धा अथवा सहयोग को जिसकी भी आवश्यकता हो, ठीक है। तो अब इतने सारे ऑप्शंस आपने पढ़ लिए, आप बताओ क्या होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आंसर डी नंबर होगा। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक तो कंपटीशन की बात की जा रही है, कंपटीशन, कंपटीशन प्लस कॉपरेशन, ठीक है। तो ये वर्ड जो है कंपटीशन प्लस कॉपरेशन, इसे क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए एक प्रभावी शिक्षक को, ठीक है। तो गुड कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन नेगेटिव में नहीं जा रहा है, ठीक है। इन सभी ऑप्शंस में आपको लग रहा होगा कि ए हो सकता है, ठीक है। जो आंसर आपका दिया गया है डी दिया गया है, एंड आई कैन इंटरप्रेट वो इस सेंस में दिया गया है कि कंपटीशन इज नॉट ऑलवेज बैड, ठीक है, गुड कंपटीशन भी होता है। तो कंपटीशन और कॉपरेशन जहाँ जिसकी भी आवश्यकता हो एक टीचर को वो सुनिश्चित करना चाहिए। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45, वेर इज 45, ओके। शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक के आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ उसमें होनी चाहिए विशिष्ट शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ, ठीक है। देखो अब टीचिंग प्रोफेशन है या फिर कोई कॉमर्शियल क्षेत्र है, ठीक है। तो इन दोनों में ही किसी एक टीचर को, बालक कहने का मतलब है यहाँ खुद को ही ले लो, ठीक है, में आवश्यक अभियोग्यता, इन दोनों में अच्छा करने के लिए इन इससे रिलेटेड अभियोग्यता होनी तो चाहिए ही, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, क्या विशिष्ट शिक्षक शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अधिकाधिक ज्ञान का होना, अभिरुचि का होना, उच्च शैक्षिक उपलब्धि का होना, कुशलता का होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस टीचिंग लाइन में या फिर ये कमर्शियल लाइन जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले किसी भी काम में अच्छा होने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। आप लोग खुद से ही पहले क्या करो कि ये आंसर होना चाहिए, मन में बिल्कुल सोचो, एंड देन देखो कि क्या आपका सच में सही हुआ वो या नहीं, ठीक है। चलो 46 पर आते हैं हम लोग। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम क्वेश्चन सारे कर लेंगे, ठीक है। कोई टाइम वेस्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं। अभिरुचि का अर्थ है, इंटरेस्ट का आप क्या अर्थ है बताना है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट का क्या अर्थ है, जानने की इच्छा, ध्यान को आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना, उक्त तीनों ही, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या आंसर होगा, चलो मन में सोचो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। जानने की इच्छा, इंटरेस्ट क्या है, जानने की इच्छा है, ध्यान का आकर्षित होना, हमने पढ़ा था ना कि अभिरुचि में क्या होता है कि आकर्षण होता है हमारा, ठीक है। अनुराग उत्पन्न होना, उससे क्या आता है, हमें आनंद आता है, ठीक है। अब 47 पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है, ठीक है। इंटरेस्ट की ये परिभाषा किसने दी है आपको बताना है, ठीक है। तो बेसिकली बस इसे लर्न कर लो, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होने वाला है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जॉन डीवी, ठीक है। तो जॉन डीवी जो है उन्होंने क्या कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं को किसी वस्तु में आत्मसात करना, किसी चीज़ में बिल्कुल मन लगा देना और इसकी प्रयत्न करना ही क्या है, अभिरुचि है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 पर हम लोग आते हैं। 48th क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिरुचि में निम्नलिखित में से अनुभूति से संबंधित है, ठीक है। सुखांत एवं दुखांत, पसंद एवं नापसंद, आकर्षण एवं अनाकर्षण,
उक्त सभी, ठीक है। तो अनुभूति मतलब किस तरह के अनुभव हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट को बनाते समय, ठीक है, या इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या है, तो सब तरह के, ठीक है, सुखांत दुखांत, ठीक है, पसंद होना नापसंद होना, ठीक है, किसी से सुख की प्राप्ति होना कोई इंटरेस्ट को फॉलो करके, ठीक है। तो किस तरह की अनुभूति हमें हो सकती है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा डी ऑप्शन है, तो डी उक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, 49th आर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिरुचि का संबंध व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वह है, ठीक है। तो हमने एक शायद मॉक 1 में डिस्कस करा था कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट क्या है, किस तरह का इमोशन है, इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव है ये, ठीक है, पॉजिटिव इमोशन है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जिस पक्ष से होता है वह है, ठीक है, किस तरह के पक्ष से होता है, क्या ये संज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव इमोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग पकड़ सकते थे कि मैंने उस वीडियो में बोला था। बाकी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भावात्मक हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या देखा कि बहुत सारे भावों को यहाँ पर देखा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने देखा ना कि इस तरह के भाव हमारे अनुभव होते हैं, तो ये क्या है, इंटरेस्ट जो है भावात्मक पक्ष है हमारा, ठीक है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा, 50, आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए, आपकी राय में जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठित पद और शक्ति प्राप्त करना, ठीक है, कि आप बहुत अच्छी पोस्ट पर चले जाओ, बहुत ज़्यादा शक्ति हो, ठीक है, कठिन श्रम और धनवान बनना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करो और धनवान बनो, अमीर बनो, ठीक है, गरीबों और असहायों की मदद करना, प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है, खेल में जीतने वाले खिलाड़ी के प्रति आप, ठीक है, खेल में जीतने वाले खिलाड़ी के प्रति आप, ठीक है, एक खिलाड़ी है जो कि हमेशा क्या करता है, जीतता है। ट्रॉफी बना दूं, बन भी नहीं रहे मुझसे, ऐसे बनता है, ठीक है। जीतने के खिलाफ आप क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, क्या जेलस आप होंगे, सराहना करेंगे, क्या उसकी तारीफ करेंगे, उसे प्रेज करेंगे, प्रतिद्वंदियों, ठीक है, यानी कॉम्पिटिटर्स को उसे नीचा दिखाने की सलाह देंगे, ठीक है, या फिर उदासीन हो जाएंगे, क्या आप उदास हो जाएंगे, तो नहीं भाई हम उदास क्यों होंगे, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटर्स को क्या बोलेंगे कि नीचा दिखाओ उसे, नहीं बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या करेंगे, जेलस भी हम नहीं होंगे, हम क्या करेंगे, उसकी सराहना करेंगे, खेल में जीतने वाले को हम क्या करेंगे, सराहना करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या है, आपके विद्यालय के छात्र को सड़क पर यदि कोई बाहरी छात्र मार रहा है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपके विद्यालय, ठीक है, आपका विद्यालय है, आपका विद्यालय का ही क्या है, एक छात्र है, आपके विद्यालय का एक छात्र है, ठीक है, जिसकी क्या हो रही है, कोई बाहरी छात्र मार रहा है, ठीक है, कोई बाहरी छात्र है जो कि सड़क पर क्या कर रहा है, इस आपके स्कूल के बच्चे को मार रहा है, तो आप क्या करोगे, अनदेखी करके चल जाएंगे, ठीक है, इग्नोर कर दोगे, या फिर अन्य छात्रों को साथ लेकर जाएंगे, विद्यालय के अन्य छात्रों को आप साथ लेकर के जाएंगे क्या, ठीक है, स्वयं पहुंचकर मार खाने वाले छात्रों को बचाएंगे, ठीक है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, ठीक है, बताइए आप क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि स्वयं पहुंचकर मार खाने वाले छात्रों को आप बचाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, जीवन कार्य द्वारा सीखना से तात्पर्य है, टेढ़ा क्यों दिखा रहा है ये, ठीक है, जीवन कार्य द्वारा सीखना से तात्पर्य है, जीवन कार्य द्वारा सीखना मतलब जीवन के कार्य द्वारा सीखना, यही समझ आ रहा है इससे। चलो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, बालक स्वयं अपने जीवन के द्वारा सीखता है क्योंकि जीवन छोटे छोटे प्रोजेक्टों का संकलन है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जीवन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा सीखता है, ठीक है, छोटे छोटे प्रोजेक्टों का क्या है, ये संकलन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है कि बालक स्वयं प्रोजेक्ट बनाता है और उन्हें अनुभव के आधार पर सरल करता है, ठीक है। तो ये उतना हमें क्या कर रहा है, सटीक नहीं लग रहा है, ठीक है, जीवन कार्य द्वारा सीखना, ठीक है। चलो बालक अपने जीवन काल में अनुभवों के द्वारा ही समस्त विद्याओं में निशांत हो जाता है, ठीक है। क्या अनुभव के द्वारा ही सारी चीजें हम सीखते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बालक को जीवन उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं, ये सबसे ज़्यादा हमारा सटीक है आंसर, ठीक है। जो बच्चा है अपने जीवन के द्वारा सीखता है, ठीक है, जीवन का मतलब सब कुछ हो गया, ठीक है, द होल जर्नी ऑफ लाइफ, उससे वो क्या करता है, बच्चा सीखता है क्योंकि जीवन छोटे छोटे क्या है, प्रोजेक्टों का क्या है, संकलन है। इसी का मतलब क्या है, जीवन कार्य द्वारा सीखना, ठीक है, जीवन के दौरान सीखना। 54 पर आते हैं।
एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। एक समायोजित व्यक्ति की क्या विशेषता नहीं है? उत्तरदायित्व की स्वीकृति, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, देखो एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे समायोजित व्यक्ति की बात की जा रही है। आप एडजस्टेड पर्सन हो, मैन हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप पॉजिटिव हो, ठीक है। माल एडजस्टेड का मतलब क्या हुआ कि वह जो है वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसके उसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, ठीक है, सिचुएशंस के अनुसार अपने इमोशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आप एडजस्टेड पर्सन हो तो आप क्या रहोगे? पॉजिटिव रहोगे। चलो, तो हम सारा देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव हमें दिया गया है, उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, आप क्या करते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाते हो, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। उचित संवेगों का प्रदर्शन, ठीक है, उचित संवेगों का प्रदर्शन आप करते हो, करेक्ट इमोशन दिखाते हो। व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, ठीक है, क्या आप अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हो, ठीक है, ये हम देख लेंगे, होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, ठीक है, विशेषता नहीं है। दूसरों के साथ संबंध बनाना, ये क्या है? बेसिकली एडजस्टमेंट होता है हमारा, ठीक है, समायोजन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, ठीक है, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन हमारा बहुत ज़्यादा विशेषता इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उचित संवेग हम दिखाएंगे, करेक्ट इमोशंस दिखाएंगे, अपनी उत्तरदायित्व की क्या करेंगे? स्वीकृति करेंगे, एडजस्ट करेंगे खुद को, और क्या है? दूसरे लोगों से संबंध बनाने की जो योग्यता है वो भी एडजस्टेड मैन में आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 55। समायोजन की प्रक्रिया है, ठीक है, एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो क्या है? गतिशील है क्या? स्थिर है क्या? मानसिक है या स्थानापन्न है, ठीक है, बताइए। यहाँ पे क्या होने वाला है आंसर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम क्या करते रहते हैं? समायोजित करते रहते हैं अपने आप को, ठीक है। तो एक तरह से तो क्या ये अस्थिर है क्या? नहीं, अस्थिर नहीं है, ठीक है। गतिशील है क्या? हाँ, तो गतिशील तो है, बिल्कुल है, ठीक है। स्थानापन्न, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो पाएगा, वो ये भी बेसिकली वही बोल रहा है कि अस्थिर है या फिर, हाँ वही इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो ये गतिशील हमारा, ये देखते ही हम क्या कर सकते हैं? टिक लगा सकते हैं, ठीक है। मानसिक भी नहीं, गतिशील मेन प्रक्रिया पूछा जा रहा है कि कैसी प्रक्रिया है, तो हमारा गतिशील हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 56। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्षता संबंधित है, ठीक है। संवेग, ठीक है, इमोशन, इमोशन से डायरेक्ट कनेक्शन किस ग्रंथि का है? गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का, अग्नाशय ग्रंथि का, ठीक है, या एड्रीनल ग्लैंड्स का, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, एड्रीनल ग्रंथि के बारे में पढ़ा होगा कि इसकी जो, यही क्या करती है? हर तरह के इमोशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो होता ये है कि ये जो ग्रंथि है ना, वो जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स क्या करती है? डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है, ठीक है। ये क्या करती है? डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इसके कारण इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप लोग देखो, बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपना कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं इमोशन पे, तो वो किसके कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि, जब भी इमोशन की बात आएगी कि संवेग को प्रत्यक्षता, ठीक है, डायरेक्ट कौन ये करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड्स हो जाएगा हमारा। 57 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, मतलब कि यहाँ पे समाज विरोधी बालक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है इनमें से, ठीक है। पहला है हमारा, पहला इन्होंने क्या दे रखा है? समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। समाज विरोधी बालक क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। समाज विरोधी बालक कौन है? समाज विरोधी बालक कहने का मतलब है, बिल्कुल नेगेटिव सेंस में इसे लेना है, ठीक है, कि समाज के रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। जैसे कि क्राइम्स में इंगेज होना किसी बच्चे का, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा? समाज विरोधी तत्व, या फिर ये सब चीज़ों को करने वाला क्या कहलाएगा? समाज विरोधी बालक कहलाएगा, ठीक है। वह आत्म केंद्रित होता है। समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है, ठीक है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, ठीक है। समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, ठीक है। तो तोड़फोड़ करने वाला होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यथार्थवादी का मतलब क्या हुआ कि बालक का लक्ष्य यथार्थवादी होता है, यानी कि रियलिस्टिक होता है, ठीक है। तो अब बताओ, जो 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 बालक है वो रियलिस्टिक
रियलिस्टिक होगा, ठीक है, रियलिस्टिक होगा, कैसे समाज कार्य करता है, ठीक है, समाज के क्या रूल्स हैं, अगर वो इन सभी चीज़ों को रियलिस्टिक लेकर के रियलिस्टिक होगा तो वो समाज विरोधी बालक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। दोस्त की भावना कम होती है दोस्त की भावना कम होती है, मुझे लगता है ये ऑप्शन इन्होंने पता नहीं कुछ मिस्टेक करा है शायद। दोस्त की भावना कम होती है। फिर फर्स्ट देखो, व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, ठीक है, बच्चा अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है, दोस्त की भावना कम होती है। बस ये वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बाकी ये सी नंबर तो बिल्कुल हमारा सही है ऑप्शन, ठीक है, कि वो उसका लक्ष्य रियलिस्टिक होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, अनरियलिस्टिक उसके गोल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए वो समाज के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की निष्क्रिय यानी कि नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव किसकी? सोशलाइजेशन की, ठीक है, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? जहाँ पे समाज से हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, सामाजिक, और इस केस में ये क्या पूछ रहे हैं, समाजीकरण तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन निष्क्रिय ढंग से। तो चलो देखते हैं, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। अब ये जो परिवार है आपका, परिवार को क्या बोला जाता है कि बच्चे की सबसे पहली जो समाजीकरण वाली संस्था होती है वो क्या है, वो क्या, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, वो क्या है, परिवार है। मातृभाषा का विकास कहाँ होता है, परिवार में होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, हमारी सक्रिय एजेंसी हो गई, सक्रिय हुई ये तो बिल्कुल हर तरह से, ठीक है। अब देखो, स्वास्थ्य क्लब, कोई हेल्थ क्लब है, उसमें भी क्या होगा, निष्क्रिय एजेंसी नहीं है ये, ठीक है। इको क्लब यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई क्लब है, वहाँ पर भी क्या होगी, सक्रियता होगी। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय, कहने का मतलब है पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है कि सभी निष्क्रिय होते हैं, सभी अपना अपना पढ़ रहे होते हैं, कोई उन सब के बीच में इंटरेक्शन होता है क्या, नहीं होता है, सब शांत रहते हैं उस टाइम, ठीक है। 59 क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यक्तिगत, सॉरी, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, हर कोई अलग है, ठीक है, इस ये कौन कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहती है, ठीक है। आधारभूत कारण क्या है, वंशानुक्रम है क्या, जाति प्रजाति देश है क्या, लिंग भेद है क्या, आयु व बुद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आधारभूत कारण है, जो बेसिक या फंडामेंटल जिसको हम बोलते हैं, फंडामेंटल जो कारण है वो क्या है, वंशानुक्रम है, ठीक है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी के कारण क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। हर पर्सन क्या है, सबके फेस अलग हैं, सबकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर जेनेटिकली सब कोई क्या है, अलग है, ठीक है। ये चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो क्यों होता है, वो बेसिकली हेरिडिटी के कारण होता है, ठीक है। 60 नंबर हम अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं हम लोग। अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ, सो सॉरी फॉर दिस, ओके, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता होगा, हो सकता है, ठीक है, चलो फिर भी याद कर लो, सेट में दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन। द सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन की, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन बहुत ही तेज तरार जो बच्चे, बिल्कुल क्रिएटिव बच्चे, ठीक है, उन पर ये बुक किसने लिखी थी? तो आपको आंसर बताना है, बताओ क्या ऑप्शन नंबर ए स्कीनर होगा, क्या क्रो व क्रो होगा, हैविंग हर्स्ट होगा, या टर्मन होगा, ठीक है। तो यहाँ से बस याद रख लेना कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, हैविंग हर्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज 61, बस 10 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ठीक है, बुद्धि स्तर समान है फिर भी उपलब्धि में क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। हाँ तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मान लो कि IQ लेवल क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। IQ लेवल हमने बोला कि मेरी और मेरी फ्रेंड की बस सेम है, दोनों की सेम है, लेकिन उपलब्धि में क्या हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं जरूरी थोड़ी है कि उसके भी मार्क्स वही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही दिख रहा है। बाकी भी हम लोग देख लेते हैं, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, ठीक है, कुछ तो समानता होती ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई समानता नहीं होती, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वक्र खींचकर ऐसा कुछ
नहीं होता है। बेसिकली डेप्थ से आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। वक्र को अभी नहीं समझेंगे हम लोग। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशक्रम के कारण होती है, ठीक है। तो हेरिडिटी तो है ही, ठीक है। बेसिक अभी हमने देखा कि फंडामेंटल हेरिडिटी होती है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी उस पर क्या पड़ता है, असर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सबसे सटीक, सबसे सही, ठीक है, ये कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 62 क्वेश्चन क्या है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सीखने की योग्यता, जो बच्चे की सीखने की कैपेसिटी है, एबिलिटी ऑफ लर्निंग है बच्चे की, वो किस पर डिपेंड करती है, क्या परिवार पर, क्या सामाजिकता पर, क्या संस्कृति पर, नहीं। बेसिकली ये निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर, ठीक है। चलो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में उसकी जो क्वालिटीज हैं वो उस पर डिपेंड करती है। सो सॉरी, मैं पानी पी लेती हूँ, तब से मैं बॉटल लेकर के हाथ में हूँ कि अब पीऊँगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63। व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर सबसे पहले किसने काम करा था, तो यहाँ मैं बता देती हूँ क्या आंसर होगा, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करो। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाल्टन। गाल्टन ने सबसे पहली बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडीज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम का सिद्धांत है, ठीक है। तो 1953 माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसे हम लोग मुडालियर आयोग भी कहते हैं, ठीक है, कमीशन भी कहते हैं। ये बेसिकली माध्यमिक शिक्षा पर बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। मैं रीड नहीं कर रही, आप लोग खुद पढ़ो। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, ठीक है, ये। उसके बाद सामुदायिक जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, ठीक है, सामुदायिक जीवन से संबद्धता, अनुभवों की संपूर्णता। उसके बाद हमारा हो गया अवकाश के क्षणों के सदुपयोग, ठीक है, मतलब कि जो खाली टाइम है उसका भी सदुपयोग की बात करने की बात की गई, ठीक है। सामुदायिक जीवन से संबंध, मतलब कि कम्युनिटी वाली संबद्धता की ये भी की गई, और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस से लर्निंग हो, ठीक है, इसकी भी बात की गई थी, ठीक है। तो हमारा बेसिक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डेप्थ में थोड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है सेट में आपका, बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत हमें देखने को मिले हैं नहीं आपके प्रीवियस सेट क्वेश्चन में, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ लो, जो भी आ रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बन रहा है हमारा, वो पढ़ लेना है बस। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है, ठीक है। यह मत किस आयोग का है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या मुडालियर आयोग ने ये कहा, सैंडलर आयोग ने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने कहा, कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत का भविष्य, ठीक है, उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था हमारे डी ऑप्शन में, ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है। तो कोठारी कमीशन कब आया, 1964 में आया था, ठीक है। कोठारी जो थे डीएस कोठारी, वो इसके अध्यक्ष थे। इसी की अवधारणा पर हमने डिस्कस किया था कि 1968 में क्या आया था, फर्स्ट पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, और बाकी आप ये सब रिवाइज कर लेना। मुडालियर आयोग के बारे में भी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। सैडलर आयोग का सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है, ठीक है। और राधाकृष्णन आयोग, ये भी हमने पढ़ रखा है, राधाकृष्णन कमेटी, ये भी आप लोग एक बार ये पीडीएफ से देख लेना, ठीक है। चलो, 66 क्वेश्चन पर आते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण, ठीक है। अब करिकुलम बनाने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, करिकुलम को अच्छे से बनाया जाए, इसकी क्यों आवश्यकता है, ठीक है। पाठ्यक्रम तो आप लोग समझ रहे होंगे, पुस्तक ज्ञान भी, और जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी, ठीक है। दोनों का संगम क्या है, पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति हेतु, ठीक है, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए, समन्वय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, रुचि हेतु, इंटरेस्ट के लिए, समन्वय कॉपरेशन के लिए, अभिव्यक्ति खुद को अभिव्यक्त कर पाने के लिए, ठीक है, या फिर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। चलो, वेरी गुड, आप सबने सही बताया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, कोई बात नहीं, लाइव क्लास नहीं हो पाई तो आप लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, और क्या, बाकी जो मैं लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर रही होती वो मैं यहाँ पर भी कर ही रही हूँ, ठीक है।
तो बस आपको खुद से एक्टिव रहना है थोड़ा, और कुछ नहीं है। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी कि ग्रुप लर्निंग की बात की जा रही है। ग्रुप लर्निंग का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, कहाँ यूज़ किया गया था? ठीक है, भारत में, रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो सॉरी एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 को किसने रिलीज किया था, किसने पब्लिश किया था? एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था। एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी। सिर्फ आप इस कथन से भी क्या कर सकते थे, अगर आपको ये इतना भी याद था कि एनसीएफ को किसने लागू किया था, पब्लिश किया था, तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नई एनसीईआरटी, नई दिल्ली। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोजन का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, विश्लेषण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। ठीक है, विषय वस्तु, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो हम पढ़ाने वाले हैं, सब्जेक्ट मैटर है, उसको छोटे छोटे अंशों में विभक्त बांट देना। ठीक है, छोटे छोटे अंशों में हम क्या कर रहे हैं, उसको बांट करके क्या करते हैं जब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस शिक्षण सिद्धांत को हम पता है क्या कहते हैं? इस शिक्षण सिद्धांत को हम कहते हैं प्लानिंग का सिद्धांत। ठीक है, नियोजन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हमें पढ़ाना है, टुकड़ों में बांट बांट करके हम क्या कर रहे हैं? नियोजन एक तरह से क्या हो गया? मैनेजमेंट भी हो गया। ठीक है, तो मैनेजमेंट करके हम इसमें क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ठीक है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के कौन जन्मदाता है? तो बताइए, क्या रूसो है, क्या जॉन डीवी है, हर्बर्ट है, या फ्रॉबेल है? ठीक है, तो अगर आपने मेथड वाली क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़े कुछ और रिकॉल कर लो आप लोग। एक क्या हमने पढ़ा था? डाल्टन मेथड पढ़ा था ना। डाल्टन मेथड किसने दिया था? पार्कहर्स्ट ने दिया था। पार्कहर्स्ट ने दिया था। ठीक है, ये तो किंडरगार्टन तो है ही, फ्रॉबेल ने दिया था। एक है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, ये किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, बस यही सब थोड़ा याद रख लेना है और कुछ नहीं। एक और था इम्पॉर्टेंट, या मॉन्टेसरी मेथड था, जो कि मारिया मॉन्टेसरी ने ही दिया था। ठीक है, तो बस ये सारी छोटी छोटी कुछ याद रख लेनी है। और डाल्टन मेथड क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो स्कूल है उसको ही लैब की तरह, क्लासरूम को लैब की तरह बनाया जाता है। इसमें बच्चे करके सीखते हैं। किंडरगार्टन के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए होती है। प्रोजेक्ट लर्निंग जो होती है वो ग्रुप लर्निंग पर फोकस्ड होती है। मॉन्टेसरी मेथड क्या था? मॉन्टेसरी मेथड भी हमारा प्ले वाला ही था। इसमें क्या बोला गया था? जो खिलौने हैं वो क्या है? पढ़ने की सामग्री है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे हिंदी की क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हिंदी की कितने क्वेश्चंस है? अराउंड 17 क्वेश्चंस है, आएंगे आपके एग्जाम में 15 ही। चलो हम 17 की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। 5 से 10 मिनट में एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, जो मुझे रिवाइज करवाना होगा आप लोगों को वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? जो, सो, जिस, तिस, जौन, तौन किस प्रकार के सर्वनाम है? किस प्रकार का ये सारा सर्वनाम है? क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, जिसमें कि मैं, तुम, ये सब आता है, वह, वे लोग, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक जिसमें हम क्या कर रहे हो? प्रश्न, जिस शब्दों से हम प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, संबंधवाचक क्या हो गया? जिसमें कि हम रिलेशन दिखा रहे हों। ठीक है, जो 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 क्या बोल सकते हैं? जो खोएगा वो पाएगा, नहीं, जो मेहनत करेगा सो सो सफल होगा। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं? जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। तो एक तरह से ये बोल करके हम क्या दिखा रहे हैं? संबंध दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, निजवाचक क्या होता है? निजवाचक कहने का मतलब है जब हम क्या दिखाते हैं? स्वयं स्वयं को इंक्लूड करते हैं, स्वयं ही क्या होता है? मेन कर्ता होता है। तो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो सर्वनाम से आपका क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने सर्वनाम से क्वेश्चन दिए हैं इसमें।
अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, देखो सब रिवाइज भी हो जाएगा। वह तथा वे निम्न में से कौन सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है बताइए? वह और वे क्या है? पुरुषवाचक है क्या, निश्चयवाचक है क्या, संबंधवाचक है, ए बी दोनों है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो वह और वे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखना, बाकी आपको आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देखना ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? यह, ये, वह, वे किस सर्वनाम के बोधक हैं? ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक। ठीक है, यह जब हम पर्टिकुलर किसी चीज को खास दिखा करके हम बोल रहे हैं यह पुस्तक मेरी है, तो यह हमारा क्या हो गया इस हिसाब से? यह क्या हो गया हमारा? निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, या, ये, वह, वे, ये सारा क्या है? निश्चयवाचक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, संबंधवाचक ये सब हमने डिस्कस कर ही लिया। चलो फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कोई, कुछ, कौन, कौन से सार्वनामिक पद हैं? ठीक है, कोई, कुछ, कौन, सॉरी कोई, कुछ, ये दोनों वर्ड हमें दिया गया है, कोई और कुछ। बताओ, कोई और कुछ से हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है क्या? डाटा नहीं पता चल रहा है, तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जब एग्जैक्ट हमें चीज़ें पता चलती हैं कि यह, वे, वह, वे, ठीक है, इस तरह से एग्जैक्ट हम जब बता रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? निश्चयवाचक हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रेखांकित रेखांकित पद किस सर्वनाम का सूचक है? ठीक है, ये जो मैं है वो क्या है? किस सर्वनाम का सूचक है? बताओ, पुरुषवाचक है क्या, संबंधवाचक है, अनिश्चय है, निश्चय है? ठीक है, तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी जस्ट हमने डिस्कस करा। ठीक है, जो भी व्यक्ति के बदले में जब हम व्यक्ति को दर्शाने के लिए, जैसे मैं, मुझे, ठीक है, ये सारे जो भी हम बोलते हैं, तुम, तुम्हें, वे लोग, हम लोग, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सब आपको याद होगा, हमने कर रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पुरुषवाचक में वो आ जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? रिक्शा वाला स्वयं आया था, रेखांकित पद किस सर्वनाम का बोधक है? ठीक है, रिक्शा वाला स्वयं आया था। ठीक है, अब बताओ, रिक्शा वाला स्वयं आया था, रिक्शा वाला स्वयं आया था, अब चलो इसमें बताना है आपको, क्या पुरुषवाचक इसमें है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या निजवाचक है? तो यहाँ पे जो स्वयं वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है कि स्वयं क्या बता रहा है कि वो करता क्या था? वो खुद था। ठीक है, तो जब भी खुद या पर्सनल हमारा इंडिविजुअलिटी की बात की जाएगी और बताया जाएगा कि कर्ता कौन है, वह स्वयं है, ठीक है, या हम खुद हैं, तो वो क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम हमारा हो जाता है। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ सुना क्या इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम को इंगित करता है? वेरी इजी क्वेश्चन, हम अभी जस्ट हमने देखा। कुछ, कुछ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो क्या है? अनिश्चयवाचक है, एग्जैक्ट हमें पता चलता नहीं है। कुछ, कोई, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? एट्थ क्वेश्चन है हमारा क्या है? निम्नलिखित किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? वचन का सही प्रयोग किस में हुआ है बताइए? हमारे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, ठीक है, या फिर मैं होश उड़ गया। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, अगर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा तो आपने ये आंसर कर दिया होगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? हमारे होश उड़ गए। ठीक है, हमारे होश उड़ गए आंसर। ठीक है, मेरे होश उड़ गए भी बोला जाता है, लेकिन करेक्ट हमारा ज़्यादा सटीक क्या है? हमारे होश उड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किन शब्दों का एक वचन और बहुवचन सदैव एक समान होते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही क्या होता है? एक समान होता है। किसका बताइए? चाचा, पिता, चाचा, पिता, क्या चाचाएं करते हैं क्या हम लोग? एक वचन बहुवचन तो समझ रहे होंगे ना, जिससे एक की बोध हो, सिर्फ एक का बोध होता है तो एक वचन होता है। एक से अधिक की जब बोध की बात करते हैं हम लोग, जैसे मतलब दो या दो से अधिक, सॉरी ये नहीं लिखती हूँ, ये दो या दो से अधिक की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। तो बताओ, चाचा, पिता, पिताएं हम लोग करते हैं क्या? पिता का हम लोग कोई ये नहीं करते। ठीक है, चाचा का भी हम लोग नहीं करते। चाचा हमारे दो तीन चाचा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग चाचाओं नहीं बोलते या चाचाएं नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो योद्धा, योद्धा का भी सेम उसी तरह है। ठीक है, नाना, नाना को भी उसी तरह से हम लोग बहुवचन नहीं बनाते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टेंथ क्वेश्चन है हमारा। यस, टेंथ क्वेश्चन। So yeah, here is our 10th question. 10th question, अध्यापिका का बहुवचन है। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका गण,
अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं या अध्यापिका। ठीक है, इसका आंसर करो आप लोग। यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग करना। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। 2 होमवर्क क्वेश्चन मैंने हिंदी में ही आप लोगों को दे दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप थोड़ी देर तक मैं आप लोगों के आंसर देखूंगी, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 11 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। माँ बच्चे को माँ बच्चे को दूध माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। कारक बताना है, तो सबसे पहले कारक याद कर लो। 8 जो भी है हमारे कर्ता नहीं कर्म को। ठीक है, जैसे आप लोग बोलोगे कर्म को, तो बच्चे को यहाँ पे को विभक्ति आ गई ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो कर्म को यहाँ पे कर्म कारण हो जाएगा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के साथ या के द्वारा। ठीक है, ए बी दोनों या फिर से पृथकता। ठीक है, जब से का इस्तेमाल अलगाव के लिए हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं अपदान कारक। ठीक है, जैसे क्या बोला जाता है कि हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अलगाव दिखाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे बोल सकते हैं पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो यहाँ पर भी अलगाव है। तो यहाँ पे से पृथकता ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो आप लोग के द्वारा के सेंस में करण कारक का यूज होता है। जैसे चाकू से फल को काटो। ठीक है, तो करण कारक का क्या होता है? से होता है। और के साथ के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। 13 क्वेश्चन। So yeah, here is our 13th question. निम्न में से कौन संधि का प्रकार है? कौन सा संधि का प्रकार है बताइए? क्या स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, उपरोक्त तीनों? ठीक है, तो यस, संधि के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा। स्वर संधि किसे कहते हैं? जिसमें स्वरों का मेल होता है और कोई क्या होती है? संधि होती है, एक नया चेंज आता है। ठीक है, तो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि जब व्यंजन जो पहला हाफ हो, ठीक है, ये क्या हो, इसका जो लास्ट पार्ट हो वो क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, तो वो व्यंजन संधि हो जाती है। विसर्ग संधि जब हम संधि विच्छेद करें तो पहला जो अक्षर हो, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, नीह जोड़ जैसे जैसे नीह जोड़ जन बोलता है। ठीक है, नीह जोड़ जन, ये क्या बनता है? निर्जन बनता है। ठीक है, तो निर्जन क्या हो गया हमारा? निर्जन क्या हो गया हमारा? विसर्ग संधि हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि नीह, जब हम निर्जन को अलग करेंगे तो नीह जोड़ जड़ जन बनेगा, और नीह में क्या है? विसर्ग है। विसर्ग किसे बोलते हैं? जब इस तरह से डॉट डॉट दिया हो तो वो है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग संधि उसे कहते हैं। तो बेसिकली ये तो मैं समझाने के लिए टिक किया मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th नंबर, निम्न में से कौन महर्षि का संधि विच्छेद है? ठीक है, महर्षि का कौन सा संधि विच्छेद है वो आपको बताना है। ठीक है, चलो ये भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। देखो ये मैंने डिस्कस कर दिया है संधि वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जो आंसर करेंगे पता चलेगा। जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों को क्या करना है? या तो टाइप कर दो, उसी टाइम आंसर कर दो। ठीक है, या फिर लिख करके रख दो, एक साथ आंसर कर दिया करो। ठीक है, चलो इससे आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन होगी, बस इसलिए मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। ये बात मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में ध्यान नहीं रही, इसलिए मैंने बोला नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ देखो कौन स्वागत का संधि विच्छेद है? ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएगा? सु जोड़ आगत। ठीक है, क्या हो जाएगा? सु जोड़ आगत, स्वागत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है? 16, समास के कितने भेद होते हैं बताइए? लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस करा है समास के कितने भेद होते हैं। टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6 को एक बार डिस्कस कर ले क्या? चलो देख लेते हैं। पहला क्या होता है हमारा? यहाँ कॉर्नर पे लिखती हूँ। पहला क्या है हमारा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है कि पहला जो शब्द रहता है, जो हम लोग जोड़ते हैं। समास क्या है? शब्दों को मिलाने से एक जो नया शब्द बन रहा है वो क्या है? समास कहलाता है। ठीक है, अव्ययी भाव जिसका पहला हाफ क्या हो? अव्ययी हो। दूसरा क्या है हमारा? तत्पुरुष है। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राजा का कुमार, ठीक है, तो राजकुमार हो गया। राजा का पुत्र, राजपुत्र हो गया। ठीक है, रथ को चलाने वाला, रथ चालक। ठीक है, थर्ड हमारा क्या था? थर्ड क्या था हमारा? द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इसमें संख्या की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे चौराहा, ठीक है, दोपहर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि हाइफन होता है। ठीक है, हाइफन हम लोग जहाँ पर भी देखेंगे, जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब हो गया। रात दिन, ये हो गया। ठीक है, 5th देखते हैं हम लोग कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या होता है हमारा? कर्मधारय समास जब हम लोग है समान या फिर है जो,
के समान, इस तरह के सेंस में जब उपमान या उपमेय करते हैं तो वो कर्मधारय समास हमारा कहलाता है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, वही सिंपल आंसर ले लेती हूँ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, इसके समान जिसके, सॉरी, कमल के समान नयन, ठीक है, एक ऑप्शन लेते हैं हम लोग, कमल के समान नयन, तो के समान आया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं नयन का और कमल का, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है। एक होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों ही पद, क्या हमने पढ़े थे कि दोनों ही अप्रधान होता है और उसमें किसी तीसरे के प्रति संकेत होता है। जैसे कि हमने बोला नीला है कंठ जिसका, तो सिंपल हमें समझ आ रहा है कि शिव भगवान जी की तरफ क्या हो रहा है, संकेत जा रहा है। या फिर बोल सकते हैं लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर यानी गणेश भगवान की तरफ संकेत जा रहा है, मतलब किसी तीसरे की ओर संकेत जाए तो वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। 17th क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 17th क्वेश्चन क्या है, आजीवन किस प्रकार का समास है, आजीवन किस प्रकार का समास है, आजीवन किस प्रकार का समास है, तो बताओ, आज और जीवन से बना है, मतलब जीवन भर, ठीक है। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, ये द्वंद्व है, अब बताओ इसका आंसर, अभी जस्ट मैंने सारा ही डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि ये जो अ जो जुड़ रहा है हमारा, अ जोड़ जीवन है, ये अ क्या है हमारा, एज अव्यय यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, ये अव्यय है हमारा, तो ये क्या हो गया, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। चलो, तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको पढ़ करके मज़ा आया होगा, ठीक है। नेटवर्क किसी कोई कारण हम लोगों ने लाइव क्लास ये नहीं कर पाई, मतलब कि जैसे प्लान था वैसे नहीं हो पाया। चलिए, अब कोशिश रहेगी कि कल बिल्कुल वो सारी चीज़ें सही रहे, ठीक है। मैंने तो अपने साइड से पूरी ही कोशिश करी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई, बट नहीं हो पाया कोई वो चीज़। तो देखो अभी करीब 10:30 बज रहे हैं, आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 डेज़ है अराउंड, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ो, लास्ट डेज़ है, और लास्ट डेज़ में जो प्रिपरेशन होती है वो स्टार्टिंग से कभी नहीं हो पाती, ठीक है। और इस टाइम पे बिल्कुल बिल्कुल फोकस्ड होना है, कोई हर तरह का रील्स भूल जाओ, हर तरह का शॉर्ट्स भूल जाओ। अभी तुम लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी, ठीक है। जो भी जितना भी प्रैक्टिस कर सको, जितना भी MCQs जहाँ से जो भी जिस यूट्यूब चैनल से मिले सब करो, ठीक है। जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिवाइज करो, ठीक है। दिस इज़ योर टाइम। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है बट आ जाएगा, ठीक है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, तो इस वहम में अभी भी मत रहना कि डेट आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो हमारे पास है उसी चीज़ को लेकर के चलो। मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी कि इस वहम में हमें नहीं रहना है जब तक कि नोटिफिकेशन ना आए, ठीक है। तो बाय बाय। अभी इसका जो रीजनिंग वाला है, रीजनिंग वाला पार्ट प्लस इंग्लिश वाला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसको भी आप लोग लाइव समझ करके लगा लेना, ठीक है। 4th मॉक में आप लोग ये एडजस्ट कर लो, कल से फिर 5th मॉक करेंगे। बाय गॉड सब सही रहे, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।